नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं शिक्षा जगत से जुड़े हुए बिंदुओं पर, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारे अध्ययन बिंदुओं पर। और आज जिस बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं वो बिंदु वर्तमान में एक बहुत चर्चित विषय बन गया है। इस विषय का नाम है NRA और CET। देखिए, NRA और CET जो है, इस पर बहुत सारे वीडियो लगभग बन भी चुके हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे वीडियो ऐसे भी हैं जो भ्रमित करने वाले हों, जो हमारी परेशानियां बढ़ाने वाले हों। यानी केवल आधी अधूरी जानकारी के आधार पर अगर कोई वीडियो बना हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी वीडियो गलत हैं, लेकिन अगर आपको किसी तरह का भ्रम है तो आप पहले उसकी गंभीरता को जानें, उसके बाद ही किसी तरह का डिसीजन लें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि NRA और CET जो है वो किसी तरह की हानि पहुंचाने वाले दो बिंदु नहीं हैं। यानी अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, तो मेरे हिसाब से या मेरे ख्याल से तो ऐसा इनमें कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से हम परेशानी में आएँ। सबसे पहली चीज़ ये कि NRA है क्या। तो NRA एक एजेंसी है जो क्या करेगी, हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। यानी NRA, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी एक ऐसी एजेंसी जो हमारे लिए किसी भी तरह की अगर रिक्वायरमेंट होगी, अगर रिक्रूटमेंट होगी, कोई भी भर्ती अगर सरकारी क्षेत्र में निकाली जाती है, तो उसके लिए एग्ज़ाम करवाने का दायित्व किसका होगा, NRA का। और ये एक NRA जो संस्था है, एक NRA जो एजेंसी है, वो ठीक वैसे ही काम करेगी जैसे बैंक वगैरह के लिए IBPS काम करता था, रेलवे के लिए RRB काम करता था, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग जो है वो अलग तरह की भर्तियां करता था, जैसे 10th लेवल पर, 12th पास लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर। तो इस तरह से जो पहले से बटा हुआ था, वही डिपार्टमेंट अब तीनों को मिलाकर के लगभग एक कर दिया गया है, और वो क्या है, NRA। अब ये जो NRA है वो जिस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा उसका नाम क्या है, CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यानी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा वो एक तरह से प्री जो एग्ज़ाम अभी होते हैं अलग अलग स्तर पर, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि RRB के द्वारा 2 तरह के एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, जिसमें एक प्री और एक मेंस होता है। SSC के द्वारा 2 तरह के एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, या IBPS के द्वारा भी 2 एग्ज़ाम अगर करवाए जाते हैं, तो उसमें जो पहला जो प्री लेवल का एक एग्ज़ाम है, जैसे IAS वगैरह में होता है, एक प्री, एक मेन और एक इंटरव्यू, ठीक उसी तरह से जो प्री लेवल का यानी प्रारंभिक स्तर का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अच्छा, अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या है। इस चीज़ के फ़ायदे बहुत सारे हैं जो हमें शायद दिखाई नहीं गए या शायद हमें दिखाई दे नहीं रहे। तो और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि ये जो है NRA और CET वो एकदम से अस्तित्व में नहीं आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इसी साल सब कुछ लागू हो जाएगा और आपको तुरंत सब कुछ बदलना पड़ेगा। बदलाव तो होगा, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। यानी लगभग ऐसा मान लीजिए कि 2021 तक ये सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो इसमें फ़ायदे वाली चीज़ें क्या क्या हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। देखिए, पहला बिंदु है CET प्री, यानी अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स होते थे, चाहे वो बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे SSC का हो, तो इन एग्ज़ाम्स की जगह एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और वो होगा CET। अच्छा, इस एक एग्ज़ाम में होगा क्या कि अगर मान लीजिए आपने ये CET क्लियर किया, ये CET में आपने 60% या 70% या मोर देन 90% मार्क्स गेन किए। अब अगर IBPS को किसी तरह की रिक्रूटमेंट है, तो IBPS क्या करेगा, एक नोटिस जारी कर देगा कि हमें 500 कैंडिडेट चाहिए, 500 कर्मचारी चाहिए। तो जिन लोगों ने क्वालिफाई कर रखा है CET, वो इसके लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और जब अप्लाई करेंगे तो उसी कट ऑफ के बेस के आधार पर
इनको फिर मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जा सकता है या फिर इसी बेस पर उनको डायरेक्ट सर्विस दी जा सकती है। दूसरी बात है इसमें 2 टाइम्स इन ए ईयर, यानी एक तरह से यूँ मान लीजिए कि जैसे अभी एजुकेशन लाइन में एग्ज़ाम होता है, एक तरह से सीटेट होता है जो सेंट्रल लेवल पर होता है, ठीक उसी तरह से नेट का एग्ज़ाम होता है जो सेंट्रल लेवल पर होता है। ऐसे अलग अलग स्टेट लेवल पर टेट के एग्ज़ाम भी होते हैं। राजस्थान में बहुप्रतीक्षित रीट का एग्ज़ाम है। ठीक वैसे ही ये जो एग्ज़ाम करवाए जाएंगे एनआरए के द्वारा, उसका नाम होगा सीईटी। यानी सीईटी एक तरह का ऐसा एग्ज़ाम है कि इसको क्वालिफाई करने के बाद अगर आप सीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप दूसरे एग्ज़ाम्स को अप्लाई करने के लायक हो जाएंगे। तो दूसरी बात जो मैंने कही कि 2 टाइम्स इन ए ईयर, एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा, यानी हमारे पास चांस बढ़ जाते हैं अपनी रिक्रूटमेंट के लिए, या हमारी रिक्वायरमेंट जो है उसमें हमें अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए हमारे चांस बल्कि बढ़ जाते हैं, कम नहीं होंगे। पहले ऐसा होता था कि अगर IBPS का एग्ज़ाम हुआ तो हमें वेट करना होता था कि IBPS की वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, ऐसे रेलवे की वैकेंसी का वेट करना होता था, SSC का भी वेट करना होता था। अब हमें फ़ायदा क्या होगा कि हम डायरेक्ट CET को क्लियर करेंगे और निश्चित होकर बैठे रहेंगे कि जब रिक्वायरमेंट आएगी तो हमारी परसेंटेज अगर अच्छी है तो हम उसमें अप्लाई करेंगे और बाद में मेन एग्ज़ाम दिया जाएगा। और मान लीजिए अगर केवल इसी बेस पर हमें सिलेक्शन दिया जाता है तो ये हमारे लिए वो भी फ़ायदे वाली बात है। अच्छा, इसमें एप्लीकेशन भरने के लिए या अप्लाई करने के लिए जो परफॉर्मा रखा जाएगा, जो लेवल रखा जाएगा, क्वालिफ़िकेशन, योग्यता जो होगी, वो योग्यता क्या रखी गई है इसके बारे में अभी कुछ डिसाइड नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जो अभी अलग अलग स्तर के क्वालिफ़िकेशंस हैं वही आगे रहने वाले हैं। यानी 10th लेवल का अलग एग्ज़ाम होगा, 12th लेवल का अलग एग्ज़ाम होगा और ग्रेजुएशन लेवल का अलग एग्ज़ाम होगा, और इन तीनों के लिए ही CET एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर बात आती है कि ये वैलिड कब तक रहेगा। जैसे मैंने कहा कि आपने एक बार एग्ज़ाम दिया, आपकी परसेंटेज अच्छी है, आप निश्चित होकर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम ख़राब गया, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं बनी, आपको लगता है कि मेरा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो जब साल में 2 बार एग्ज़ाम हो सकते हैं, आप एग्ज़ाम दीजिए, फिर से दीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने जो मार्क्स गेन किए हैं, मान लीजिए आपने 60, 70, 80 जो भी परसेंट प्राप्त किए, वो एग्ज़ाम में प्राप्त किए गए नंबर आपको 3 साल के लिए वैलिड रहेंगे। यानी एक एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए आपने 2021 का जनवरी का एग्ज़ाम क्लियर किया। अब जनवरी 2021 से लेकर के 22, 23 और 24 यानी 2024 की जनवरी तक आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। तो इस दौरान जो भी वैकेंसीज आती हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है नो अटेम्प्ट लिमिट्स की, यानी मैंने कहा कि आप इसमें कितनी भी बार अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे वाली बात है कि पहले ऐसा होता था कि IBPS की वैकेंसी आई, हमने फॉर्म भरा, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, हम कट ऑफ से बाहर हो गए। रेलवे की आई, हमने फॉर्म भरा, हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी, हमारे मार्क्स नहीं आए, हम कट ऑफ से बाहर हो गए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर साल में 2 बार एग्ज़ाम करवाया जा रहा है तो आप जैसे मान लीजिए कि आप जनवरी में आपने एग्ज़ाम दिया, आपके मार्क्स कम आए, आप जुलाई में वापस एग्ज़ाम देने बैठ जाइए, अपनी मार्क्स में इम्प्रूवमेंट कीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा, दोनों बार दें, नहीं अच्छे नंबर आए अगली बार फिर से दें। अच्छा, इसके लिए जो फंड सरकार ने जारी किया है वो लगभग 1517.57 करोड़ रुपए का है। यानी इतना बड़ा फंड सरकार ने इसके लिए जारी कर दिया है कि आप इस बेस पर, इस फंड के बेस पर, इस फंड के आधार पर आप संस्था को गठित कीजिए और आने वाले समय में जो एग्ज़ाम्स होंगे उन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने की तैयारी कीजिए। और ये एग्ज़ाम जैसा मैंने कहा कि सब कुछ एकाएक नहीं हो जाएगा, लगभग 2021 से ये चीज़ें बदलने वाली हैं, ये चीज़ें शुरू होने वाली हैं। तो परिवर्तन है, निश्चित तौर पर है, चेंज आएगा, निश्चित तौर पर आएगा, और इसके लिए विरोध भी होगा। यानी विरोध भी होगा, कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ अच्छा लगेगा, कुछ गलत लगेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ वैसा ही हो, लेकिन सुधार करने के लिए अगर कुछ परिवर्तन किया जा रहा है तो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसकी पूरी जानकारी। उसके बाद
आगे हम बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम होगा किस तरह का। जो जिस तरह से वर्तमान में बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। आप IBPS लीजिए, आप रेलवे का एग्ज़ाम लीजिए, आप SSC का ले लीजिए, सभी तरह के एग्ज़ाम्स लगभग ऑनलाइन होने लग गए हैं। तो ये एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है कि ये 12 ऑफिशियल लैंग्वेज जो होंगी, यानी हिंदुस्तान की जो बड़ी, इंडिया में बोली जाने वाली जो बड़ी 12 भाषाएं हैं, उन भाषाओं में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी तक क्या होता था, केवल हिंदी और इंग्लिश, ये 2 ही भाषाएं प्रयोग की जाती थी। लेकिन आने वाले समय में जब इस एग्ज़ाम को करवाया जाएगा, जब CET का आयोजन किया जाएगा, तो उसमें ऐसा माना जा रहा है कि 12 भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। यानी आप अपने लिए लैंग्वेज खुद सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस तरह की लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है। एक और बड़ी चीज़ ये कि जिस तरह से हम अभी अपने DL के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई जब करते हैं, तो परिवहन विभाग क्या करता है, हमें डेट और शेड्यूल शेड्यूल डिसाइड करने का ऑफ़र देता है। ठीक उसी तरह से इसमें भी हमारा शेड्यूल और हमारा सेंटर हमें चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यानी आप अपने घर के नज़दीक, जैसे मान लीजिए कि आप राजस्थान के निवासी हैं और एट प्रेजेंट आप कहाँ रह रहे हैं, आप चेन्नई में रह रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि आप चेन्नई के आसपास का कोई भी एरिया, आपके पास नोटिस आएगा ऑनलाइन, उस नोटिस के अकॉर्डिंग आप चेन्नई का कोई भी एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। फिर बात आती है सिलेबस की। तो सिलेबस फ़िलहाल इसमें कुछ डिसाइड नहीं है। जैसा मैंने कहा कि 12th लेवल का अलग होगा, 10th लेवल का अलग होगा, 12th लेवल का अलग होगा, ऐसे ही ग्रेजुएशन लेवल का अलग होगा। तो कुल मिलाकर के तीनों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा भारी होगा, कठिन होगा, इजी होगा। इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम का सिलेबस ऐसा रखा जाएगा जो हर साल बदलने की आवश्यकता जिसको ना पड़े, और एक बार तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वो हर एक तरह के एग्ज़ाम में काम आ सके। फिर बात आती है एज की। तो एज को लेकर के भी प्रश्न चिन्ह है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी जो 18 से 30 का रेशियो रखा जाता है वो एज इट इज़ रहेगा। और इसमें जो रिलैक्सेशन की बात है, वो रिलैक्सेशन कितना होगा, क्या होगा, ये बात की बात है। लेकिन फिर भी आपको इस मामले में निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, वो कहीं नहीं जाने वाला। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको वन टाइम करनी है। वन टाइम का मतलब अभी ऐसा होता था कि आप जितनी भी वैकेंसी निकल रही है, अगर IBPS की वैकेंसी निकली तो आपने इसमें भी फॉर्म भरा, अगर RRB की वैकेंसी निकली आपने इसमें भी फॉर्म भरा, SSC की वैकेंसी निकली आपने इसमें भी फॉर्म भरा। अब क्या करना है, तीनों में से जो भी डिपार्टमेंट होगा वो केवल CET एग्ज़ाम के बेस पर आपको मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाएगा या इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको एक ही बार अप्लाई करना है। अभी तक क्या होता था, अगर मान लीजिए IBPS में वैकेंसी निकली है तो कोई कैंडिडेट यहाँ भी फॉर्म भर रहा है, यहाँ भी फॉर्म भर रहा है और यहाँ भी फॉर्म भर रहा है, यानी एक ही कैंडिडेट 3 जगह फॉर्म भर रहा है। तो ऐसे में क्या होता था, सीटें ना तो किसी के हाथ में आती थी और ना ही किसी और दूसरी जो बात थी इसमें सीट्स के साथ में कि जो क्या कह सकते हैं उसको, वेटिंग लिस्ट, उसमें जो वेटिंग लिस्ट होती थी उस वेटिंग लिस्ट का हमें वेट करना पड़ता था। तो ऐसे में सीटें ख़राब ज़्यादा होती थी। कोई बंदा है, कोई कैंडिडेट है जो जाना कहाँ चाहता है RRB में, लेकिन उसका सिलेक्शन कहाँ हो गया SSC में, तो वो ऐसे में क्या करता था, आने वाले समय में इसको छोड़ देता था और यहाँ चला जाता था। तो ऐसे में ये सीट खाली हो गई। अब ये वैकेंसी जाने दोबारा कब जुड़ेगी, कब आएगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि अब इस तरह से 3 जगह भटकने की बजाय आपको केवल CET के लिए फॉर्म भरना है, उसके लिए अप्लाई करना है और आप हर जगह पर फिर उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप उस वैकेंसी में शामिल हो सकते हैं। प्रिपरेशन अभी तक ये होता था कि IBPS, SSC, RRB या कोई और स्टेट एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम्स के लिए आपको अलग अलग तरह की तैयारी करनी होती थी। IBPS का सिलेबस अलग है, SSC का सिलेबस अलग है, RRB का सिलेबस अलग है, स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम उसका सिलेबस अलग है।
तो आपको प्रिपरेशन भी अलग अलग करनी होती थी। अच्छा, इसमें लगा हुआ आदमी फिर इसकी तैयारी नहीं कर पाता था, यानी उसका चांस तो है कि यहाँ हो जाए, लेकिन उसका मन है कि एसएससी में अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो मैं यहाँ की तैयारी भी करूँ। तो ऐसे में वो चारों तरफ केवल भटका हुआ रहता था। अब क्या होगा, उसको एक ही तरह का कोर्स पढ़ना है और वो कोर्स केवल उसको एक बार तैयार करना है, बस। फिर बात आती है फीस की। जैसा मैंने यहाँ कहा कि आरआरबी के लिए, आईबीपीएस के लिए, एसएससी के लिए उसको बार बार फीस भी भरनी है, बार बार फॉर्म भरेगा तो बार बार फीस खराब होगी। तो ऐसे में मान लीजिए अगर वो एक एग्ज़ाम के लिए 500 रुपये दे रहा है और अगर उसने 3 जगह फॉर्म भर दिए तो कुल मिलाकर 1500 रुपये उसने ख़राब किए। और अब क्या होगा, अब वो केवल 500 रुपये ख़राब करेगा, यानी 500 रुपये उसको खर्च करने हैं और वो उस एक एग्ज़ाम के बेस पर तीनों जगह यानी हर जगह जा सकता है। फिर बात आती है हार्डवर्क और स्टडी की, यानी आपको कड़ी मेहनत भी केवल एक बार करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको आईबीपीएस के लिए अलग से कड़ी मेहनत करनी है। साल भर आपने यहाँ वेट किया, कुछ नहीं हुआ, फिर आप एसएससी की तरफ चले गए, साल भर आपने वेट किया, कुछ नहीं हुआ, फिर आप आरआरबी की तरफ चले गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। यानी आप लगातार कड़ी मेहनत करते जा रहे हैं, स्टडी करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। अब क्या करना है, अब जो इनका कॉमन सिलेबस रहेगा उस कॉमन सिलेबस के आधार पर आप केवल एक बार तैयारी करेंगे, ओनली 1 टाइम, लेकिन वो अच्छी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये एनआरए और सीईटी हैं, ये जो एनआरए और सीईटी हैं ये हमारे लिए काफ़ी कुछ अच्छा करने वाले हैं। भारतीय यूथ के लिए, भारतीय युवाओं के लिए, जो बेरोज़गार हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। मैं किसी राजनीतिक विश्लेषक के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, बल्कि केवल अपना एक पक्ष रख रहा हूँ। तो जो हमारे युवा हैं, जो बेरोज़गार युवा हैं, उनके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए आप इसको केवल भ्रमित करने वाली नज़र से ही ना देखें, आप इसमें बहुत कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। और फिलहाल इसका कोई भी नोटिफिकेशन क्लियरली आया नहीं है, तो आप किसी भी तरह की बातों में, भ्रमित करने वाली बातों में ना आए। और जब अंत में इसका नोटिफिकेशन आए, हाँ, फिर भी अगर आप चाहें तो डायरेक्ट नेट पर जाएं और एनआरए या सीईटी डालकर सर्च कर सकते हैं। आपको इसकी संपूर्ण जानकारी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि ये भी वर्तमान में चर्चित मुद्दा है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एनआरए और ये सीईटी है, ये एनआरए और सीईटी हमारे लिए काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं, काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। हमारी मेहनत अब अच्छा परिणाम देने वाली है। आप फॉरेन्स में जाएंगे, अगर आप विदेश में जाते हैं तो विदेशों में यही सब देखा जाता है कि वहाँ हमारी उम्र के व्यक्ति सरकारी जॉब में लग चुके होते हैं और हम यहाँ केवल मेहनत कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग तरह के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं और उनमें अलग अलग बार तैयारी करनी होती है, जबकि वहाँ इसी सीईटी एग्ज़ाम की तरह कोई एक एग्ज़ाम होता है जिसकी तैयारी हमने की, अगर हमारा चांस बना तो अच्छा है, नहीं बना तो अच्छा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ और है कि आप न केवल गवर्नमेंट सेक्टर में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। कैसे? जैसे अभी मैंने कहा टेट, सीटेट या फिर नेट, ये एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए 3 अलग अलग एग्ज़ाम हैं। आपको अगर प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाना है तो भी आपका ये क्लियर होना चाहिए, आपको प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना है तो भी आपका नेट क्लियर होना चाहिए। ठीक उसी तरह से हमारा ये जो सीईटी एग्ज़ाम है, ये सीईटी एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, वो इसी बेस पर सिलेक्शन करने लग जाएं। यानी फिर इनके द्वारा रिक्वायरमेंट निकाली जाएगी कि जिसकी परसेंटेज सीईटी एग्ज़ाम में, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के आधार पर कि जिसकी परसेंटेज 60% अबोव है, प्लस है, वो हमारी कंपनी में अप्लाई कर सकता है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद हम अपना भविष्य प्राइवेट सेक्टर में भी मजबूत कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और भी कोई इस तरह की बात हो, इस तरह का संशय हो, डाउट हो, तो उसको क्लियर करने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे पेज को, हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
और हाँ, अगर किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए बिंदु के साथ। धन्यवाद।